नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं कि 19 जनवरी की उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को अपने घर बार छोड़कर देश के किसी किसी कोने में जाकर बसना पड़ा था। आज तक वो लोग अपने घर क्यों नहीं गए हैं? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, और इसमें जो हमारी इंडिया वाली बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में हमारा ये टॉपिक है कश्मीर मुद्दा। कि कश्मीर में ऐसा क्या है जो आज तक हम सारी प्रॉब्लम्स देखते आ रहे हैं, और आज तक हमारी सेना भी और कश्मीर के लोग भी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं और इस मुद्दे को हम आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी जानेंगे कि कैसे जो कश्मीर है उसमें प्रॉब्लम शुरू हुई। तो आइए बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से कश्मीर में प्रॉब्लम हुई। तो ये बात है आज़ादी से पहले की। आज़ादी से पहले कश्मीर में डोगरा वंश का राज चलता था। तो डोगरा वंश के राजा थे अमर सिंह। अमर सिंह ने कभी कश्मीर जो वैली है उसको खरीदा था दूसरे राजवंशों से। तो यानी कि आज़ादी से पहले कश्मीर पर डोगरा वंश का शासन चलता था और राजा अमर सिंह वहाँ पर हुआ करते थे। अब हम पहुँच चुके हैं आज़ादी के टाइम पे। तो अमर सिंह के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इनके जो आने वाली पीढ़ी में राजा हुए हैं उनका नाम है राजा हरि सिंह। क्या नाम है? राजा हरि सिंह। यो यो हनी सिंह, वैसे ही राजा हरि सिंह। जितना भी कश्मीर का मैटर है ये राजा हरि सिंह से ही शुरू होता है। 1947 के टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे भारत को इंटीग्रेट किया जाए, कैसे भारत को यूनाइट किया जाए। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए उस समय पे भारत में बहुत सारी रजवाड़े थे, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं का राज हुआ करता था। तो उन सब रजवाड़ों को मिलाने का जो काम था वो सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उन्होंने इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। और जो भी तरीका हुआ उस तरीके से उन्होंने, चाहे वो प्यार से हो चाहे वो वार से हो, सरदार पटेल ही वो आदमी थे जिन्होंने कि इस बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरो दिया, यानी कि सभी रजवाड़ों को एक भारत बनाया। और जैसा भारत आज आप देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पटेल जी की वजह से ही हो पाया है। वरना अगर आप उस टाइम की सिचुएशन देखें तो अगर उस टाइम पे पटेल नहीं होते तो हो सकता था ऐसा हो कि आपको दिल्ली से बिहार जाने के लिए भी वीज़ा लगवाना पड़ता, और आप अगर ट्रेन से जाते तो ये कहते कि अभी अभी मैं वर्ल्ड ट्रैवल करके आया हूँ, एक देश से दूसरे देश में जाके आया हूँ। क्योंकि अलग अलग जगह पे बहुत सारी रजवाड़े थे। और जिस टाइम पे हम आज़ाद हुए उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने सभी रजवाड़ों को ये छूट दी थी कि ये उनकी मर्जी है कि वो किस देश में मिलना चाहते हैं। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे सिर्फ हम आज़ाद नहीं हुए थे, हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था, और जो पाकिस्तान है वो हमसे अलग हुआ था। तो उस टाइम पे सभी रजवाड़ों के पास ये ऑप्शन था कि वो या तो पाकिस्तान में मिले या भारत में मिले, और तीसरा ऑप्शन था वो खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं, यानी कि वो अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकते हैं। तो यही जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में जो कश्मीर है वो मुद्दा हमारा उलझा हुआ है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रजवाड़ों के सामने ये ऑप्शन था कि वो अपने आप को पाकिस्तान के साथ भी मिला सकते हैं, भारत के साथ भी मिला सकते हैं और स्वतंत्र भी रख सकते हैं। तो जो कश्मीर था उसने ये फैसला किया, यानी जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने ये फैसला किया कि कश्मीर को हम स्वतंत्र रखेंगे। वो ना तो भारत में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, क्योंकि वो एक हिंदू राजा थे। राजा हरि सिंह ने ये फैसला किया कि वो अपने आप को आज़ाद रखेंगे। क्योंकि वो एक हिंदू राजा थे इसीलिए वो पाकिस्तान में तो मिलना बिल्कुल नहीं चाहते थे, और वो हिंदुस्तान में मिलने के भी पक्ष में नहीं थे। क्योंकि वो चाहते थे कि जैसा अब तक चलता आया है, पुराने टाइम से हम राजपाट चलाते आए हैं वैसे ही हम चलाएंगे। पर जो 1947 का टाइम है वो पहले जैसा टाइम नहीं रहा था। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें हो रही थी, लोग अपना शासन खुद चाहते थे, कोई भी राजा का शासन नहीं चाहता था। तो इसी वजह से प्रॉब्लम शुरू होने लगी कश्मीर में। जो कश्मीर है वहाँ पे राजा तो है हिंदू, और कश्मीर जो वैली है वहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकतर मुस्लिम है। तो राजा हिंदू है और कश्मीर की जनसंख्या अधिकतर मुस्लिम है। तो कश्मीर जो है, एक बार इसको ढंग से देख लो कि यहाँ पे कौन सी जनसंख्या कहाँ पे है। कश्मीर जो है कोई छोटा सा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है ये। तो इसके जो ये हिस्से हैं हमारे, ये जो लद्दाख वाली साइड है, लद्दाख वाली साइड पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और जो कश्मीर वैली आप मैप में देख रहे हैं साइड में, कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली में मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, और जो नीचे जम्मू वाला एरिया है यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं।
ये नहीं है कि इसका मतलब कि है ही नहीं और दूसरी धर्म या जाति है और भी, पर मैं बात कर रहा हूँ मेजोरिटी में जो है। तो जम्मू वाले एरिया में हिंदू ज़्यादा मेजोरिटी में है, और जो कश्मीर वाला एरिया है, कश्मीर घाटी जिसको बोलते हैं, उस एरिया में मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। और ऊपर जो ये पीओके वाला एरिया है, इस साइड भी पूरे हमारे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। वहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ा। वहाँ के जो आम लोग थे, उनका एक नेता था शेख अब्दुल्ला। क्या नाम है? शेख अब्दुल्ला। इस नाम को याद कर लें आप। शेख अब्दुल्ला ने राजा के खिलाफ एक आंदोलन किया था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए है। ये सिर्फ कश्मीरी लोगों के हकों की बात करते थे। इन्होंने कहा कि हमें ना तो पाकिस्तान में मिलना है ना भारत में मिलना है, हम अपने कश्मीर को आज़ाद चाहते हैं और हम यहाँ पे किसी राजा का शासन भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक डेमोक्रेसी वाली सरकार हो जो कि कश्मीर के लोगों का भला करे। तो शेख अब्दुल्ला एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने राजा हरि सिंह के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, पर अभी तक इनकी इतनी पावर नहीं थी कि ये एकदम से राजा को उखाड़ सके। तो जैसे ही ये बातें फैलने लगी कि कश्मीर में राजा के खिलाफ माहौल पैदा हो रहा है कि मुस्लिम लोग जो हैं वो राजा को हटाना चाहते हैं, वैसे ही अब पाकिस्तान इंटरफेयर करेगा। पाकिस्तान चाहता था कि मैं इस कश्मीर वाले एरिया को अपने एरिया में मिला लूं, क्योंकि उसका मानना था कि कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा हैं, इसीलिए मुझे इसको अपने एरिया में मिला लेना चाहिए। पर राजा हरि सिंह जो है यहाँ पर उनका राज था, वो एक हिंदू राजा थे। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बीच हम आज़ाद हुए। 14-15 अगस्त की रात को हम आज़ाद हुए थे और नया नया देश बना था, भारत भी नया नया बना था और पाकिस्तान भी नया नया बना था। तो जैसे ही हम आज़ाद हुए उसके बाद सबसे पहली प्रॉब्लम यही थी कि कैसे इन रजवाड़ों को सुलझाया जाए। राजा हरि सिंह जो है वो किसी भी देश में नहीं मिलना चाहते हैं और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को अपने अंडर लेना चाहता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम आज़ाद हुए, अब डेट याद रखना है आप, अगस्त में हम आज़ाद हुए थे। सितंबर और अक्टूबर सिर्फ 2 ही महीने हुए थे हमारी आज़ादी को। तभी क्या किया, पाकिस्तान ने अपनी जो सेना है उसको कश्मीर में भेज दिया। जब पाकिस्तान है वो डायरेक्ट अपनी आर्मी तो नहीं भेज सकता था, इसीलिए उसने क्या किया, पीओके वाला एरिया है यहाँ पे पठान लोग रहते थे, पश्तून ट्राइब थी, उन पठान लोगों को हथियार वगैरह देकर भेज दिया गया कश्मीर में हमला करने के लिए। और जैसे ही ये कबीलियाई लोग कश्मीर में घुसे, इन्होंने मारकाट मचाना शुरू कर दिया और ये बिल्कुल बुरे तरीके से कश्मीर में बिल्कुल सभी लोगों को मारने लगे, ठीक है, हत्या करने लगे। ये मतलब इतने पागल लोग थे, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल लोग थे कि इन्होंने ना तो हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, इन्होंने सबके साथ गलत किया। मेनली इनका काम यही था कि कश्मीर को आज़ाद करवाना है। तो ये फटाफट पूरे एरिया को कब्जा करते हुए आने लगे, ट्रकों में भर भर कर। लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोग ये अपनी सेना लेकर पहुंच गए कश्मीर में। राजा हरि सिंह को अपनी सेना पर बहुत भरोसा था। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, हम देख लेंगे। पर जो उनके सेनापति थे उनको पता थी ये बात कि हम उन सेना से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो राजा हरि सिंह के जो सेनापति थे उनका नाम था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने हरि सिंह को समझाया कि ये जो सेना आ रही है बहुत बड़े तादाद में आ रही है और सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि जो हमारी सेना है उसमें भी मुस्लिम लोग हैं। तो हमारी सेना के जो मुस्लिम लोग हैं, हो सकता है वो जो है इस सेना को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आजकल कश्मीर में जो है आपके खिलाफ माहौल पैदा हो चुका है और यहाँ के जो लोग हैं वो इस बहकावे में आ सकते हैं कि अगर यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात होगी तो वो शायद उस सेना में मिल सकते हैं। तो फिर भी राजा हरि सिंह नहीं माने और उन्होंने अपने आप को आज़ाद रखने का ही फैसला किया और वो उनकी सेना से लड़े। राजा के जो सेनापति थे राजेंद्र सिंह, वो इस लड़ाई में शहीद हुए और वो सिर्फ 2 दिन भी नहीं संभाल पाए उस सेना को। और उसके बाद क्या हुआ, वो सेना बिल्कुल अंदर श्रीनगर तक पहुंचने वाली थी, जम्मू कश्मीर की राजधानी। तो वो बहुत सारे एरिया को कवर करती हुई, आप मैप में देखो कि जम्मू कश्मीर जो है, इस जम्मू कश्मीर वाले एरिया में नीचे से ये बारामुल्ला होते हुए उरी वाले एरिया में पहुंच चुके थे। उरी आपने मूवी भी देखी होगी। तो उरी वाले एरिया में ये लोग पहुंच चुके थे और यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ कि राजा अब जो है अब वो बिल्कुल हिल गया। उसको अब समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। उसे पक्का पता था कि 1-2 दिन के अंदर ही कब्जा कर लेंगे। तो आप यहाँ पे डेट याद रखो अब कि ये जो पाकिस्तानी कबीलियाओं ने अटैक किया था, ये कब किया था, ये किया था 22 अक्टूबर 1947 को, आज़ादी के 2 महीने बाद। ये डेट आप लिख लो अपनी कॉपी में, 22 अक्टूबर 1947। तो 22 अक्टूबर 1947 को जो कबीलिया है उन्होंने अटैक किया और 4-5 दिन के अंदर ही वो बिल्कुल श्रीनगर पर भी कब्जा कर चुके थे। अब राजा हरि सिंह के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब वो उनसे नहीं लड़ पाए, बड़े मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो वहाँ से भागे थे।
अब उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो अब भारत से विलय कर लें। और राजा हरि सिंह ने भारत से बात करनी शुरू कर दी कि मैं भारत में मिलने के लिए तैयार हूं, फटाफट इंडियन आर्मी को यहाँ पर भेजा जाए। अब जो पाकिस्तानी आए थे वो तो आए थे पुष्पा मूवी देख के, मैं झुकेगा नहीं साला, पर इंडियन आर्मी तो अच्छे को झुका देती है। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही इंडियन आर्मी गई, इंडियन आर्मी ने जाते ही उनको खदेड़ना शुरू किया और देखते ही देखते जो इंडियन आर्मी है वो उसको बहुत पीछे तक ले गई। और श्रीनगर वगैरह जो अपना जम्मू वाला एरिया, बारामूला, उरी सेक्टर, ये सारा एरिया इंडियन आर्मी ने खाली करा लिया और यहाँ से पीछे उनको धकेलती हुई इंडियन आर्मी ले जा रही थी। इस काम में थोड़ा सा समय इसीलिए लगा इंडियन आर्मी को क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो आप सभी को पता है, वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, तो उस एरिया में फाइट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा समय लगा और ये लड़ाई लंबी चली थी। तो इंडियन आर्मी ने मतलब फटाफट उस सारे एरिया को क्या किया, अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ से ये शुरू हुई कि अब नेहरू जी ने सोचा कि शायद इस मामले को अगर मैं यूएनओ में रखता हूं तो ये मामला जल्दी से सुलझ सकता है, क्योंकि लड़ाई से तो किसी बात का हल होता नहीं। उनका ये सोचना था कि अब जरूर भारत के ही पक्ष में फैसला आएगा। जैसे इंडियन आर्मी ने इस एरिया पे कब्जा करना शुरू किया तो ये बात उसके बाद ये सारा एरिया खाली करवा लिया गया और राजा वाले कश्मीर को, राजा हरि सिंह का जो कश्मीर था उसको भारत में मिला लिया गया। और 26 तारीख को राजा हरि सिंह ने इस बात पर साइन किए हैं, कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। तो ये बात अब कोई भी पूरी दुनिया में नहीं कह सकता कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने खुद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे, यानी कि खुद उस विलय पत्र पर साइन किए थे, जो कि भारत सरकार का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, जिसमें कि रजवाड़े जो भी भारत को ज्वाइन करते थे तो वहां पे राजा उस पर साइन करते थे। तभी इसको हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और कोई भी देश उसे हमसे अलग नहीं कर सकता। तो कश्मीर, पाकिस्तान जो है उसका ये स्टैंड है कि वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा थे इसलिए वो एरिया हमारा होना चाहिए, पर जो राजा हरि सिंह है उनका वो एरिया था और उन्होंने वो एरिया भारत को सौंपा है, तो इसीलिए हमेशा ही भारत का हिस्सा है कश्मीर। तो 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह के साइन हुए हैं और उसके बाद जो है इंडियन आर्मी खुशी थी, इंडियन आर्मी ने जाकर ही क्या करा, कश्मीर को साफ कर दिया और कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। पर अब यहाँ पे एक दिक्कत जो हुई थी, नेहरू जी जो यूएनओ में बात लेकर गए थे, ये बात है 31 दिसंबर की। तो 31 दिसंबर को नेहरू ने यूएनओ में बात रखी कि कश्मीर वाले मैटर को यूएनओ को सोल्व करना चाहिए। अब जो है उसके बाद एक ऑर्डर आया सीज फायर का। सीज फायर का मतलब होता है जहाँ पे जो है वहीं पे रुक जाओ। जो इंडियन आर्मी खाली करवा रही थी कश्मीर को, तो लड़ाई बहुत लंबी चली थी ये, तो उसमें खाली करवाते हुए जो इंडियन आर्मी है वो भी वहीं पर रुक गई जहाँ तक वो पहुँच चुके थे, और जो पाकिस्तान के कबीलियाई लोग थे जिन्हें पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट था वो भी वहीं पर रुक गए। तो उस बॉर्डर को यूएनओ ने फिक्स कर दिया उस टाइम पे, और उसी बॉर्डर को आज हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे हम सीज फायर भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सीज फायर कर दिया गया कि सारी चीजों को रोक दो। तो ये ऐसे करके क्या हुआ, LOC बॉर्डर बन गया हमारा, और जो जहां पे जिस टाइम पे लड़ाई पे पहुंच चुके थे इंडियन आर्मी, वहां पर वो रोक लिया गया। तो इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे लोग नेहरू की बुराई करते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि नेहरू जो है वो देश के खिलाफ काम कर रहे थे, वो भी एक राष्ट्रवादी नेता थे। पर हाँ, इतने बड़े लेवल पे कई बार डिसीजन लेने में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। अपने हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, उन्हें पता नहीं था कि ये मैटर ऐसा उलझेगा। उन्हें लगा था कि शांति के तरीके से यूएनओ जो इस मैटर को सुलझा लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो मैटर हम आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर पटेल होते तो शायद उस टाइम पे जो पीओके वाला एरिया है वहां तक हमारी आर्मी पहुंच चुकी होती और अब तक हम उसको अपने अंडर ले चुके होते। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, पर हो सकने का कुछ नहीं पता, क्या होता क्या नहीं होता। पर पटेल जो है उनका थोड़ा सा विचारधारा वो है, नेहरू से अलग थी। वो अगर होते तो शायद ये चीज़ होती कि इंडियन आर्मी पूरे कश्मीर को ही उसी टाइम आज़ाद करवा लेती। पर जैसी सिचुएशन थी, सिचुएशन के हिसाब से मैटर अलग था और उस हिसाब से ये मामला उलझ गया। तो अब जो ये LOC वाला बॉर्डर है, इस पर ही दिक्कत रहती है हमारी हमेशा, क्योंकि ये एक अनडिफाइंड सा है
क्योंकि जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये कश्मीर वाला एरिया हमारे अंडर आना चाहिए। और जो भारत है उसका ये मानना है कि जो ये ऊपर हमारा भारत का एक हिस्सा है पीओके वाला, ये भी हमारा होना था, क्योंकि कश्मीर राजा हरि सिंह ने हमको दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो पीओके वाला एरिया किसका है, भारत का है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने उस एरिया को भारत को दिया था। तो अब जो है ये मामला यूएनओ में उलझा हुआ है, तो यहीं से सारी प्रॉब्लम की जड़ें थी। मूवीज में आपने देखा है कि एलओसी कारगिल नाम की मूवी भी थी, वहां पर लड़ाई भी हुई थी। हमेशा हमारी पाकिस्तान से जब भी लड़ाई होती है इस एलओसी वाली लाइन पे ही होती है। तो हमारे जो समस्या है वो एलओसी पे है। हमारा एक और बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, वो है रेड क्लिफ बॉर्डर। देखो जो ये ऊपर कश्मीर वाली लाइन है पूरी, ये तो है हमारी एलओसी लाइन, और नीचे जो है ये जम्मू से नीचे पूरा जो राजस्थान में आती है, गुजरात में जाती है, ये वाली जो लाइन है ये है रेड क्लिफ लाइन। तो आपने कभी सुना है कि पंजाब वाली साइड पे लड़ाई हो गई, ये हो गया, रेड क्लिफ लाइन में कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी रेड क्लिफ लाइन को लेकर प्रॉब्लम शुरू होती हो। छोटी मोटी बातें तो हमेशा रहती है, पर एक बड़े लेवल पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेड क्लिफ लाइन को लेकर कोई दिक्कत हो। दिक्कत कहाँ पे होती है? हमेशा एलओसी वाले जगह पे, क्योंकि वो मामला अभी तक अटका हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि वो एरिया हमारा है, राजा हरि सिंह है, उनके हिसाब से, भारतीय सरकार के हिसाब से वो एरिया भारत का है। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएं कि पीओके वाला जो एरिया है वो किसका है। तो पीओके क्या है? पीओके की फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यानी कि मैंने आपको बताया कि कबीलियाई लोग उधर से घुसे थे, ऊपर वाले हिस्से से। तो वहां से जब वो घुसे, तो घुसने के बाद उन्होंने क्या किया, जिस एरिया में वो कब्जा करते हुए आए थे, बिल्कुल श्रीनगर तक पहुंच गए थे, और इधर से हमारी इंडियन आर्मी गई थी। तो जैसे ही इंडियन आर्मी गई, उन्होंने उनको भगाया, वहां से श्रीनगर से भगाया, उरी से भगाया, बारामूला से भगाया। इस एरिया से वो भगा भगा कर उनको ले गए बिल्कुल ऊपर वाले एरिया तक। अब वहां पे यूएनओ में मैटर चला गया था, इसीलिए सीज फायर के ऑर्डर हुए। तो जो जहां पे थे, यानी इस एरिया में जो वो लोग थे, वहीं पर सब कुछ सीज हो गया, और इधर इंडियन आर्मी रह गई, उधर वो कबीलियाई रह गए। तो ये मैटर इसीलिए यहाँ पे अटक गया कि जो पीओके है वो कबीलियाई लोगों के अंडर में रह गया। पाकिस्तान की तरफ से इस एरिया को कहा जाता है आज़ाद कश्मीर। वो कहते हैं कि हमने इतना तो कश्मीर आज़ाद करा लिया है, इतना और अभी रहता है। और भारत की तरफ से कहा जाता है कि ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इतना तो हमने अपने अंडर ले रखा है, इस पे कब्जा है, अभी इसको और लेना है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। पीओके है तो हमारा ही, बिल्कुल सच बात है ये, कोई इसको मना नहीं कर सकता। पूरे वर्ल्ड को पता है कि पीओके भारत का है, ठीक है। तो पीओके समझे आप क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में बोलेंगे पाक अधिकृत कश्मीर। तो पीओके पे आज तक जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं भारत और पाकिस्तान की। तो पीओके किसके अंडर आना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। इस वीडियो में हमने देखा कि जो कश्मीर है उसको भारत में कैसे मिलाया गया था, कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना था। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें ये जानेंगे कि कश्मीर में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई मिलने के बाद, जो कि 1990 तक आते आते इतना माहौल खराब हो गया था कि कश्मीरी पंडितों को वहां पे मारा गया, और वहां से सभी लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ये बातें जानने वाले हैं। और हमारी जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें कश्मीर वाला जो मैटर है वो 2 चैप्टर्स में अलग अलग दिया गया है। तो जो ये स्टोरी हमने पढ़ी है ये अभी तक है फर्स्ट चैप्टर में दी गई है हमारी, जिसमें है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। और जो हमारा इसका सेकंड पार्ट आएगा वो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं नाम से चैप्टर है, इंग्लिश में है रीजनल एस्पिरेशंस। उस चैप्टर्स में दिया गया है कि जब कश्मीर भारत में मिला लिया गया आज़ादी के बाद, वहां पे किसकी सरकार आई, कैसे आया। तो अगली वीडियो में हम वो देखेंगे, और कैसे वहां पर आतंकवाद फैला, और ऐसा क्या हुआ कि इतनी बुरी सिचुएशन कश्मीर में आज तक चली हुई है कि उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पे हमेशा हमें आर्मी तैनात रखनी पड़ती है। तो इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें ये सारी बातें जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी सब्जेक्ट्स इस चैनल पर आपको मिलेंगे। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।